मोहिनी और जिया देर रात तक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी मोहिनी जिया से कहती है, बेटा मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अगर तुम्हें वो आदमी पसंद नहीं है तो तुम उसे मना कर सकती हो। मोहिनी के मुंह से ये सुनते ही जिया हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोहिनी किस बारे में बात कर रही है। तभी मोहिनी जिया से कहती है, बेटा मैंने तुम्हें कार से उतरते देखा था। वो कार विक्रम की थी ना? जिया मोहिनी को सारी बातें नहीं बताना चाहती थी। साथ ही वो अपने हाथ पर लगी हुई पट्टी भी अपनी मां से छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी जिया कहती है, माँ विक्रम नहीं था, उसका ड्राइवर था। वो मुझे घर छोड़ने आया था। अगर आप विक्रम को अपनी आंखों से देख लेती ना तो आप खुद इस रिश्ते के लिए मना कर देती। ये सुनते ही मोहिनी जिया का हाथ पकड़ कर कहती है, तुम 26 साल की हो गई हो और मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है। कहीं मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तभी जिया की नजर घड़ी पर पड़ती है। रात के 12 बज चुके थे। जिया मोहिनी से कहती है, माँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसा बोल रही हो मैं वैसा कर रही हूँ। कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अब आप सो जाओ। इतना कहते ही जिया मोहिनी के कमरे से बाहर आ गई। लेकिन मोहिनी की आखिरी बात उसके दिमाग में घूम रही थी। आज तक जिया ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे मोहिनी को भरोसा हो पाए कि वो खुद का ध्यान रख सकती है। शायद इसी वजह से मोहिनी उसे इस तरह के लोगों से मिलने भेजती है। ये सब सोचते हुए जिया अपने कमरे के अंदर चली गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पहले से ही जिया के दिमाग में कई सारी समस्याएं एक साथ चल रही थीं और अब एक और नई चुनौती उसके सामने आ खड़ी हो गई। तभी उसने अपने बेड के बगल में लगा हुआ ड्रॉर खोला और उसमें से स्कूल की एल्बम निकली। जिया की पढ़ाई गर्ल्स स्कूल से हुई थी और उसके साथ पढ़ने वाली सभी लड़कियां या तो शादी कर चुकी थी या फिर कहीं नौकरी कर रही थी। लेकिन जिया ने ना तो अब तक नौकरी के बारे में सोचा था और शादी तो वो करना ही नहीं चाहती थी। तभी जिया की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें वो रोशनी और आभा के साथ खड़ी थी। स्कूल के दिनों में रोशनी, आभा और जिया बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि रोशनी और जिया की दोस्ती अलग थी, पर कॉलेज जाने से पहले आभा उन दोनों के साथ ही घूमा करती थी। तभी जिया अपनी पुरानी डायरी निकालकर आभा का नंबर ढूंढने लगती है। स्कूल के दिनों में किसी के पास मोबाइल नहीं था। हालांकि घर पर फोन रहता था, पर स्कूल लाना अलाउड नहीं था। इसलिए जिया ने आभा का नंबर डायरी में लिख लिया था। आखिरकार वो डायरी मिल गई। जिया ने तुरंत आभा को फोन लगाया। आभा फोन उठाते ही कहती है, हेलो जिया। जिया आभा के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो गई। तभी जिया आभा से कहती है, हाय आभा, क्या तुमने मेरा नंबर सेव किया था? आभा कहती है, बिल्कुल। अब बताओ इतने साल बाद मुझे कैसे याद किया? जिया आभा की बात का जवाब देते हुए कहती है, बस यूं ही सोचा कि तुम्हें फोन करो। मैं पुरानी एल्बम देख रही थी और अचानक मुझे एक तस्वीर दिखी जिसमें हम दोनों साथ खड़े थे। आभा हैरानी के साथ जिया से पूछती है, जहाँ तक मुझे याद है ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जिसमें सिर्फ हम दोनों एक साथ हो। जिया हिचकिचाते हुए आभा की बात का जवाब देती है, मैंने कब कहा कि सिर्फ हम दोनों ही हैं। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो और क्या कर रही हो? आभा कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं और मैं रियल एस्टेट में काम कर रही हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, नहीं तो मैं 12 बजे के बाद किसी का फोन नहीं उठाती। ये सुनते ही जिया आभा से कहती है, देखो आभा, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। अगर तुम कोई मदद कर पाओ तो बताना। आभा कहती है, मेरी कंपनी में रिक्रूटमेंट हो रही है, तुम चाहो तो आ सकती हो। तुम्हें कोई हाई-फाई इंटरव्यू देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले महीने कंपनी के मालिक ने कहा था कि ये कंपनी डूबने वाली है, पर इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा है वो नए-नए लोगों को जॉब पर क्यों रख रहे। कल आ जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस भेज देती हूँ। ये सुनते ही जिया मुस्कुराते हुए आभा से कहती है, थैंक यू सो मच आभा, कल मिलते हैं, गुड नाइट।
अपना फोन रखते ही जिया बिस्तर पर लेटकर छत की तरफ देखने लगती है। सूरज की रोशनी सीधा जिया के चेहरे पर पड़ रही थी। जिया के लिए आज की सुबह बहुत अलग थी, इसलिए वो मोहिनी की चाय से पहले ही उठ गई थी और नहा धोकर तैयार हो गई थी। कुछ देर बाद मोहिनी जिया के कमरे में आती है और जिया को सुबह सुबह फॉर्मल ड्रेस में तैयार देखकर हैरान हो जाती है। फिर चाय का कप टेबल में रखते हुए जिया से पूछती है, आज सुबह सुबह तुम भी उठ गई और तैयार भी हो गई? लगता है आज कुछ खास है। जिया मोहिनी से कहती है, हाँ माँ, आज का दिन सचमुच बहुत खास है, क्योंकि आज मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। वो क्या है ना, रोज रोज मैं सज धज कर लड़कों से मिलते मिलते थक चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ नया ट्राई किया जाए। ये सुनते ही मोहिनी मुस्कुराते हुए कहती है, लड़कों के मिलने से जॉब से क्या लेना देना? वैसे काम तो तुम्हें जॉब मिलने के बाद भी करना ही पड़ेगा। ये सुनते ही जिया मुंह बनाकर मोहिनी की तरफ देखती है। तभी मोहिनी मुस्कुराते हुए जिया से कहती है, लो बेटा, बहुत हो गया मजाक, अब चाय पी लो। जिया चाय पीकर अपना बैग उठाती है और जाते जाते अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे लिए दुआ करना। मोहिनी हाँ में सर हिलाते हुए मुस्कुराती है। घर के बाहर टैक्सी वाला खड़ा था। ये वही वाला था जिसकी गाड़ी में बैठकर जिया अक्सर डेट्स पर जाया करती थी। आज जिया का नया लुक देखकर टैक्सी वाला हैरान था। तभी जिया टैक्सी का दरवाजा खोलकर जैसे ही पीछे की सीट पर बैठने वाली थी, उसे कुछ याद आता है और वो पीछे मुड़कर फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर आगे बैठ जाती है। टैक्सी वाला हैरानी से जिया की तरफ देखता है। जिया उसे देखकर कहती है, गाड़ी खड़ी करने के लिए बुलाई थी? टैक्सी ड्राइवर ना में सर हिलाता है और फिर जिया उससे कहती है, तो चलाओ टैक्सी, रोकी क्यों है? टैक्सी आगे बढ़ाते हुए टैक्सी ड्राइवर जिया से पूछता है, मैडम आज आप पीछे क्यों नहीं बैठी? क्या आज आपको वो नौटंकी वाले कपड़े नहीं पहनने हैं? ड्राइवर का ये सवाल सुनते ही जिया को हंसी आ जाती है, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर से पूछती है, तुम्हें किसने कहा वो नौटंकी वाले कपड़े? तभी ड्राइवर मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम हमें पता है, आजकल लड़कियां अपने घर पर झूठ बोलकर सीधे साधे कपड़ों में बाहर निकलती हैं और फिर 2 पैसा कमाने के लिए नौटंकी वाले कपड़े पहनकर किसी कैफे में चली जाती हैं और वहाँ कुछ लोगों के साथ मिलकर या गाना गाती हैं या फिर चुटकुले सुनाती हैं। पर कोई बात नहीं, शायद आज आपको काम नहीं मिला होगा। मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ। अब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो खुद के खर्चे पूरे करने के लिए इंसान को कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा मैडम। ये सुनते ही जिया हंसने लगती है और टैक्सी ड्राइवर से पूछती है, क्या आपने किसी को इस तरह का काम करते हुए देखा है? ड्राइवर कहता है, रात को जब हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं ना, तब YouTube में यही सब देखते हैं। ड्राइवर की बात खत्म करते ही जिया बाहर देखती है। वो आभा के बताए हुए पते पर पहुंच चुकी थी, इसलिए उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना पड़ेगा। जिया टैक्सी से उतरकर टैक्सी ड्राइवर को पैसे देते हुए कहती है, थैंक यू, आज मुझे पता ही नहीं चला कि दिल्ली में भी ट्रैफिक है। इतना कहते ही जिया अंदर चली गई। आभा रिसेप्शन एरिया में उसका इंतजार कर रही थी। जिया आभा से 6 साल बाद मिल रही थी। दोनों के लुक्स और पहनावे में काफी अंतर आ चुका था। दोनों एक दूसरे को गले लगाने के बाद इंटरव्यूअर के पास जाते हैं। आभा इंटरव्यूअर के कैबिन का दरवाजा नॉक करती है। तभी अंदर से एक आवाज आती है, आ जाओ। ये सुनते ही आभा जिया को लेकर अंदर जाती है। इंटरव्यूअर आभा को कमरे में देखकर कहता है, तुम तो इस कंपनी में 3 साल से नौकरी कर रही हो, तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? आभा इंटरव्यूअर का चश्मा टेबल से उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, सर शायद आप यही ढूंढ रहे थे, पहन लीजिए। और मैं अपने इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि मेरी दोस्त की इंटरव्यू के लिए आई थी। ये कहते हुए आभा जिया को इंटरव्यूअर के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल जवाब खत्म होते ही आभा और जिया कैबिन से बाहर आते हैं। तभी जिया आभा से कहती है, जॉब तो अच्छी है पर सर ने वो जो कंडीशन रखी है ना, मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं एक बार घर जाकर माँ से बात करती हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगी। आभा हाँ में सर हिलाते हुए
जिया को गले लगाकर अलविदा करती है। जिया घर लौटते वक्त ये रास्ते भर सोच रही थी कि वो कैसे अपनी माँ से बात करेगी। ये सोचते हुए जिया ने सीट पर अपना सर टिकाया और उसे पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। ड्राइवर ने ड्रॉप लोकेशन में पहुंचते ही जिया को उठाते हुए कहा, मैडम आपकी ड्रॉप लोकेशन यहीं की है, उठिए। ये सुनते ही जिया झटके से उठती है। वो इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसके मुंह से लार टपकने लगी थी। हालांकि जिया के साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिया ने अपना रुमाल निकालकर गाड़ी की सीट को साफ किया और जल्दबाजी में पर्स से पैसे निकालकर ड्राइवर को दे दिए। हालांकि इंटरव्यूअर ने ठीक ही कहा था कि नारायणा से नोएडा सेक्टर 132 डेली अप डाउन करना आसान नहीं होगा, और आज तो जिया सिर्फ एक इंटरव्यू देने आई थी, उतने में उसका ये हाल हो गया। अगर उसे रोज रोज काम करने जाना पड़ेगा तो उसका क्या होगा। ये सोचते हुए जिया घर पहुंच चुकी थी। मोहिनी जिया का इंतजार कर रही थी क्योंकि जिया को गए हुए काफी समय हो गया था। दरवाजे पर घंटी बजते ही मोहिनी दौड़ कर आती है और दरवाजा खोलकर जिया को थकी हालत में देखकर अंदर आने के लिए कहती है। जिया आते ही सोफे पर लेट जाती है और मोहिनी उसके लिए पानी लेकर आती है। एक गिलास पानी एक सांस में पीने के बाद जिया मोहिनी की तरफ देखते हुए ग्लास टेबल पर रखकर कहती है, माँ मुझे जॉब मिल गई। मोहिनी खुश होती है और जिया से कहती है, मुझे पता था मेरी बेटी किसी से भी आ करवा सकती है, बस पता नहीं इन लड़कों को क्या हो गया, लेकिन इतनी अच्छी खबर सुनाते हुए तो इतनी उदास क्यों दिख रही है। तभी जिया उठकर मोहिनी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, माँ मैं खुश हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन इंटरव्यू ने मेरे सामने एक शर्त रखी है, अगर तुम मान जाओ तो वो शर्त इतनी बड़ी भी नहीं है। मोहिनी चुपचाप जिया की बात को सुन रही थी। जिया अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, माँ अगर मैंने इस नौकरी के लिए हाँ कही ना तो मुझे नोएडा जाकर रहना पड़ेगा। सेफ्टी की कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले सभी लोग ना कंपनी के फ्लैट में रहते हैं। हालांकि फ्लैट का रेंट उनकी सैलरी से कट जाता है, लेकिन नोएडा सेक्टर 132 से नारायणा रोज अप डाउन करना मुश्किल होगा। अगर मैं उन्हें वहाँ रहने के लिए हाँ कहती हूँ तो ये जॉब मेरी है। आगे चलकर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी इस कंपनी को खरीदने वाली है। तब कंपनी की ब्रांच सिर्फ नोएडा में ही नहीं रहेगी बल्कि दिल्ली के हर कोने में इनका ऑफिस खुल जाएगा और वो मुझे शिफ्ट कर देंगे। प्लीज मना मत करना, मैं पहली बार अपने बलबूते से कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, और अब जहाँ भी डेट पर जाने के लिए कहोगी ना मैं समय निकाल कर चली जाऊंगी। आप मेरे हर वीकेंड पर एक डेट फिक्स कर सकती है। हालांकि मोहिनी जिया को खुद से इस तरह अलग नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज पहली बार उसने घर से बाहर कदम रखकर खुद के लिए कुछ किया था। फिर भी मोहिनी के दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे क्योंकि नोएडा के बारे में उसने कई सारी खबरें सुनी थी। मोहिनी चुपचाप बैठी रही। उसने जिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आगे की कहानी। रात भर मोहिनी ने जिया को कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ जिया को भी लग रहा था कि वो अपनी माँ को अकेले कैसे छोड़ सकती है। जिया अपने पापा की तरह नहीं बनना चाहती थी। दोनों अपना अपना फैसला ले चुके थे। सुबह होते ही हर रोज की तरह मोहिनी जिया के लिए चाय बनाकर लाती है। आज दोनों माँ बेटी के बीच में कोई बातें नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बात शुरू करने के लिए दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। अभी आभा जिया को फोन करती है। आभा का नाम फोन पर देखकर मोहिनी जिया की तरफ देखती है, पर जिया आभा का फोन नहीं उठाती। मोहिनी को पता था कि जिया भी घर से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। तभी मोहिनी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जिया से कहा, बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ, पर एक न एक दिन तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, चाहे तुम किसी और से शादी करो या नौकरी। ये बात मुझे समझनी पड़ेगी कि साथ रहने का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ एक घर में रहना नहीं होता। तुम जाओ और काम करो, तरक्की पाओ, काबिल बनो, खुद अपने लिए तुम कुछ कर सको, यही सब तो मैं चाहती हूँ। इसलिए तो हम दोनों को हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना। अपनी माँ की बात सुनते ही जिया उसे गले से लगा लेती है। मोहिनी भी उसके माथे पर किस करके कहती है, चल बेटा अब चाय पी ले, फिर आभा को फोन करना।
मोहिनी के कमरे से बाहर जाते ही जिया आभा को फोन लगाती है। आभा फोन उठाते ही कहती है, जिया मुझे कॉलेज की तरह धोखा मत देना। जिया हंसते हुए आभा से कहती है, मैं कल आ रही हूँ, अपना कमरा तैयार रखना। अपनी बात खत्म करते ही जिया कॉलेज एडमिशन के बारे में सोचने लगती है। उस समय आभा और जिया एक कॉलेज में जाने वाले थे, पर अचानक रोशनी ने अपना प्लान बदल दिया और जिया ने आभा का साथ छोड़कर रोशनी के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये सब सोचते हुए जिया अपना सामान भरती है, तभी उसे कैफे में आई हुई प्रेग्नेंट औरत याद आती है। जिया को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन थी। उसने जिया पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका पति उन आदमियों में से एक हो जिसके साथ जिया डेट पर गई हो? यही सब सोचते हुए जिया कमरे से बाहर आती है और किचन में खड़ी मोहिनी को देखकर उसकी तरफ चली जाती है और स्टूल पर बैठकर कहती है, माँ एक बात बताओ, क्या आपने मेरी कोई डेट गलती से एक शादीशुदा या डाइवोर्स्ड आदमी के साथ फिक्स की थी? जिया की बात सुनकर मोहिनी हैरान हो जाती है और उसको जवाब देते हुए कहती है, ही बेटा, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अपनी बात पूरी करने से पहले मोहिनी की नजर जिया के हाथ की पट्टी पर पड़ती है और वो जिया का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ये क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुझे या कुछ किया तेरे साथ तो बता। जिया अपनी माँ को शांत करवाते हुए कहती है, नहीं माँ, बस कल एक औरत आकर मुझसे कह रही थी कि मैंने उसके पति को उससे छीन लिया। मैं तो अपनी मर्जी से किसी लड़के से नहीं मिली और उसी दौरान मेरी कॉफी मेरे हाथ पर गिर गई। मोहिनी जिया की बात को बड़े गौर से सुन रही थी, इसलिए वो जिया से कहती है, तू सच कह रही है कि ये कॉफी गिरने से हुआ है? जिया मोहिनी की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ हाँ माँ, कॉफी गिरकर ही हुआ है। अब तो ठीक भी हो गया, मैं गई थी डॉक्टर के पास, परेशानी की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ अगस्त अपने सभी एम्प्लॉयज को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाता है, इसलिए सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अगस्त लिफ्ट से निकलकर कॉन्फ्रेंस रूम में आया, सभी लड़कियां अपने बालों में हाथ फेरने लगी, लेकिन हमेशा की तरह अगस्त का ध्यान किसी पर नहीं गया और उसने अपने असिस्टेंट को स्क्रीन ऑन करने का इशारा किया। हालांकि अगस्त का बिजनेस टेक्सटाइल का था, पर स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही थी उसमें से एक फोटो खाली प्लॉट की थी और दूसरी फोटो में कुछ बिल्डिंग्स के डायग्राम्स बने हुए थे। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग कंफ्यूज थे और उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगस्त सभी एम्प्लॉय से कहता है, ये प्लॉट नोएडा में 9 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जहां पर हमें रेजिडेंशियल एरिया बनाना है। इस रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एक मॉल या मार्ट, एक हॉस्पिटल और जिम होगा। यहाँ पर काम करने वाले कुछ लोग यहीं रहेंगे और कुछ लोग नोएडा शिफ्ट हो जाएंगे। अपनी बात खत्म करते ही अगस्त कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही सभी लोग आपस में बातें करने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक टेक्सटाइल से रियल एस्टेट में शिफ्ट करना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। और बहुत सारे कर्मचारी ऐसे भी थे जो गुड़गांव में रहते थे। गुड़गांव से नोएडा रोज ट्रेवल करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, पर कोई भी अगस्त की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए सब लोग उसके फाइनल डिसीजन का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब तक अगस्त ने ये नहीं बताया था कि कौन गुड़गांव में रहेगा और कौन नोएडा शिफ्ट होगा, इसलिए बात शुरू होने से पहले झगड़ा शुरू होने का कोई मतलब ही नहीं था। तभी सभी मैनेजर्स अपनी टीम को उनके क्यूबिकल्स में जाने के लिए कहते हैं और सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ जाते हैं। अगस्त सबसे पहले अपने कैबिन में पहुंच चुका था और वो कॉन्फ्रेंस रूम में चल रही अफरा तफरी को गौर से देख रहा था। शाम होते ही अगस्त गार्ड को अपने पास बुलाकर कहता है, आज से 7 दिन तक तुम्हें फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर के सभी एम्प्लॉयज पर नजर रखनी होगी। देखना होगा कि कौन नोएडा जाकर अच्छा काम कर सकता है। मुझे वहाँ कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो बैठकर कुर्सी तोड़े। हालांकि हम किसी को जॉब से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने कंपनी पॉलिसी में ऐसे रूल्स डाले हुए हैं, लेकिन अब जब बिजनेस में कुछ नया हो रहा है तो उसका ध्यान रखना सबकी जिम्मेदारी है। 7 दिन बाद मैं तुमसे एक रिपोर्ट मांगूंगा और वो रिपोर्ट तुम्हें हर एम्प्लॉय के नाम के साथ मुझे देनी होगी। अगर इनमें से एक भी आदमी वहां जाने के लायक नहीं हुआ तो भी तुम मुझे बता सकते हो। अपनी बात खत्म करके
अगस्त कैबिन से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ अगला दिन शुरू होते ही जिया सुबह सुबह उठ चुकी थी और मोहिनी को पूरी रात नींद नहीं आई थी। अभी जिया सुबह जाकर किचन में चाय बनाती है और आज जिया मोहिनी के कमरे में चाय लेकर गई थी। इतने सालों में ये पहली बार हुआ था। मोहिनी जिया को देखकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, आओ अंदर आओ, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? जिया को पता था कि मोहिनी उसके जाने से दुखी है, लेकिन वो मोहिनी का दुख और नहीं बढ़ाना चाहती थी। इसलिए उसने इस बारे में कोई बात नहीं की और चाय रखते हुए अपनी माँ से कहा, मुझे पता है ये चाय जितनी अच्छी तुम बनाती हो ना, उतनी अच्छी तो बनी नहीं होगी, लेकिन जैसी भी है पी लेना। वो क्या है ना कि अब मुझे खुद की चाय खुद ही बनानी होगी, इसलिए सोचा कि आज प्रैक्टिस कर लूं। जिया की बात सुनकर मोहिनी मुस्कुराती है और फिर दोनों माँ बेटी चाय पीना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद टैक्सी वाला दरवाजे पर आ चुका था और जिया ने अपना सूटकेस हॉल में रख दिया था। मोहिनी बाहर आकर जिया को टैक्सी तक छोड़ती है और टैक्सी के वहां से निकलने से पहले ही वो अंदर आ जाती है। मोहिनी जिया के सामने अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने जिया की टैक्सी स्टार्ट होने तक का भी इंतजार नहीं किया। टैक्सी ड्राइवर आज कोई और था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद जिया आभा के कमरे के बाहर पहुंच गई। आज संडे था, इसलिए आभा देर तक सोई हुई थी। जिया ने लगभग 3 बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन आभा इतनी गहरी नींद में सोई थी कि उसे दरवाजे की आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई थी। गर्मी के दिन थे, जिया के लिए बाहर खड़े होकर इंतजार करना बहुत मुश्किल था। तभी जिया आभा के फोन पर फोन लगाती है और आभा गहरी नींद में फोन उठाते हुए कहती है, आज संडे, कम से कम आज तो सोने दो। आभा की आवाज सुनते ही जिया जोर से चिल्लाते हुए कहती है, दरवाजा खोल, मैं 1 घंटे से दरवाजे पे खड़ी हूँ। तू ना तो मेरा फोन उठा रही है और ना ही दरवाजा खटखटाने की आवाज तुझे सुनाई दे रही है। आभा ने लगभग 11वीं कॉल के बाद जिया का फोन उठाया था। अब आभा आंखें मलते मलते दरवाजे के पास पहुंची और फिर उसने दरवाजा खोला। जिया अंदर आते हुए आभा के मुंह पर अपना पर्स फेंक कर मारती है और कहती है, ये ले पकड़, तू इसी के लायक है, इतनी नींद कैसे आती है तुझे? अभी आभा जिया की बात का जवाब देते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आज आराम कर ले, कल से तुझे भी पता चल जाएगा कि इतनी नींद कैसे आती है। घर पर मोहिनी अकेली थी और उसके दिमाग में जिया का पूछा हुआ सवाल घूम रहा था और वो मन ही मन सोच रही थी कि कहीं उसने गलती से सचमुच किसी शादीशुदा आदमी के साथ अपनी बेटी की डेट तो नहीं फिक्स कर दी थी। इसलिए वो उन सभी लड़कों का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखने लगती है जिनसे आज तक जिया मिलने गई थी। लगभग 52 लड़कों से जिया आज तक मिल चुकी थी। 10-12 लड़कों की प्रोफाइल देखते देखते मोहिनी को नींद आने लगी, इसलिए मोहिनी ने फैसला किया कि बाकी लड़कों की प्रोफाइल शाम को देखेगी। ये सोचते हुए मोहिनी सोफे पर सो गई। कुछ ही देर बाद जिया ने मोहिनी को ये बताने के लिए फोन किया कि वो कमरे में पहुंच गई है और कल से उसका काम शुरू हो जाएगा। जिया की बात सुनकर मोहिनी मुस्कुराते हुए फोन डिस्कनेक्ट करती है। दूसरी तरफ आज सुबह जब अगस्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसको दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसका बाप दरवाजे पर खड़ा था। ये देखकर अगस्त जयंत से कहता है, मुझे पता है आप रियल एस्टेट के बारे में पूछने आए, पर मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे पता है वो प्रॉपर्टी बहुत सारी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैंने एक बार पेपर साइन कर दिए तो उसके बाद वो सारी कंट्रोवर्सीज खुद ब खुद हट जाएंगी। तभी जयंत अगस्त को एक पेपर देते हुए कहता है, मैं तुम्हें किसी बात की कंप्लेंट नहीं करने आया था, बल्कि तुम्हें ये बताने आया था कि इस पेपर के थ्रू तुम्हें हेल्प मिल सकती है, इसे अपने पास रख लो। अगस्त के हाथ में वो पेपर पकड़ाकर जयंत वहां से चला जाता है। इतने सालों में आज पहली बार जयंत ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ मांगे अगस्त की मदद की थी। हालांकि अगस्त को अपने बाप का ये व्यवहार समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने पेपर अंदर रखते हुए दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह आभा 5 बजे उठकर अपने लिए टिफिन तैयार कर रही थी और जिया के कानों में बर्तन बजने की आवाजें आ रही थी।
तभी अचानक जिया आभा से कहती है, मम्मी सोने दो ना, अभी बहुत टाइम है। ये आवाज सुनते ही आभा जिया के पास आती है और उसके ऊपर एक मग पानी फेंकते हुए कहती है, बेटा ये तुम्हारी मम्मी का घर नहीं है, और उठो अपने लिए टिफिन बना, यहाँ ऐसा ही होता है। जिया अचानक से उठती है और गुस्से में आभा की तरफ देखते हुए बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम गीला था और जिया को इतनी छोटी जगह में रहने की आदत नहीं थी, इसलिए बाथरूम के अंदर जाते ही उसका सर झाड़ू से टकरा गया। हालांकि उसे चोट नहीं आई, लेकिन जिया उस झाड़ू की तरफ ऐसे घूर रही थी जैसे कोई बच्चा गिरने के बाद पत्थर को घूरता है। जिया 1 घंटे से बाथरूम में बैठी हुई थी। तभी आभा बाहर से आवाज लगाते हुए कहती है, जिया तुम यहाँ काम करने आई हो, छुट्टियां मनाने नहीं, इसलिए बाहर आओ। 1 घंटे तक बाथरूम में रहोगी तो तुम्हें 3 बजे तक उठकर तैयार होना पड़ेगा। वैसे भी आज ऑफिस में कोई बहुत बड़ी हस्ती आने वाली है, क्योंकि सर ने कल ही ऑफिस डेकोरेशन का